वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर में जो चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 2 है बायोटेक्नोलॉजी, उसके ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान वाले लघुरात्मक तथा अति लघुरात्मक या द्विगुणात्मक जो प्रश्न है वो सब लेके आ रहे हैं। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये जो क्लास है आपकी एग्जाम डोज की तरह होने वाली है, यानी आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली क्लास है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर है, उस जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के होंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले से क्वेश्चन किस तरह के होने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ में एक क्वेश्चन आएगा आधा नंबर का, अति लघुरात्मक जो आएगा वो एक आएगा 1 नंबर का, लघुरात्मक जो आएगा 1 आएगा 1.5 नंबर का, और जो दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 1 आएगा 3 नंबर का। ऐसा अपन बोल सकते हैं कि इसका अंक भार कितने का है, 6 का है, और इसमें कुल जो प्रश्न है उनकी संख्या कितनी है, 4। प्रश्नों की संख्या 4 है इस चैप्टर से, और कुल अंक भार कितने नंबर का है, 6 नंबर का होगा। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी का जनक कौन है, तो जैव प्रौद्योगिकी का जनक किसको माना जाता है, कार्ल एरेकी। किसको माना जाता है, कार्ल एरेकी को माना जाएगा। अगले अपन देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी बोलते किसको है। जैव प्रौद्योगिकी अपन उसको बोलते हैं कि जैव कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं आदि की आनुवांशिकता में परिवर्तन कर इनके नियंत्रित उपयोग मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना, यानी इनका उपयोग करके, इनके आनुवांशिक परिवर्तन करके उनको मनुष्य के लिए और ज्यादा उपयोग बनाना, यह अपनी क्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया, तो वो बनाया था कोलबर्ग ने, कब, 1972 में। परंतु ये कह रहा है कि पहला सफल पुनर्योगज डीएनए जो है वो जीव किसने और कब बनाया, तो जीव बनाने वाला कौन था, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने, और कब बनाया, 1973 में। पुनर्योगज डीएनए की खोज तो किसने की थी, कोलबर्ग ने, परंतु सफल पुनर्योगज डीएनए द्वारा जीव किसने और कब बनाया, तो वो स्टैनले कोहन और हर्बर्ट जो बोयर है उसने 1973 में बनाया। आगे तंबाकू में जीन का स्थानांतरण कब किया गया, तो 1983 में। और ध्यान भी रखना, सबसे पहली जो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी जो फसल है वो कौन सी थी, तंबाकू थी। पीजीआर की खोज किसने की, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी खोज किसने की थी, कैरी मुलिस ने की, कब, 1983 में। अगला आता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक कौन है, तो वो कौन आएगा, कोलबर्ग ही आएगा। यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी सबसे पहले जिसने पुनर्योगज डीएनए की खोज की थी वही आनुवांशिक अभियांत्रिकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की, तो प्रतिबंध जो एंजाइम है उसकी खोज किसने की, वार्नर आवर ने की। किसने की, वार्नर आवर ने। तो इस स्लाइड में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अपन देखते हैं सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला प्लाज्मिड वाहक कौन सा है। क्या आता है कि सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला जो प्लाज्मिड वाहक है वो कौन सा है, तो वो था पीबीआर 322। वो कौन सा है, पीबीआर 322। डीएनए खंडों के शीर्ष से काटते हैं तो कहलाता है, यानी जो डीएनए खंड होते हैं उन डीएनए खंडों को यहां शीर्ष से काटेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोन्यूक्लियस। क्या कहलाएगा, एक्सोन्यूक्लियस। अगला आता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसको बोलते हैं, जैव कारकों, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं आदि के जीनों में परिवर्तन करके उनके विकास में होने वाले परिवर्तन के वैज्ञानिक अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। अगला आता, देखो यहां क्या बोला, डीएनए खंडों को सिरों से यानी शीर्ष भाग से काटता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोन्यूक्लियस कहलाएगा। परंतु ये कह रहा है डीएनए खंडों को मध्य से काटना है तो वो कहलाता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एंडो यानी बीच में से काटने का, एक्सोन्यूक्लियस यानी सिरों से काटने का या शीर्ष भाग से काटने का कार्य करता है। आगे कह रहा है लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की, तो वो किसने की, मार्टिन गैलेट ने की। किसने की, मार्टिन गैलेट ने। कब की, 1967 में। आगे आता है NADH
डी का पूरा नाम, NAD का पूरा नाम क्या है? NAD का पूरा नाम क्या है? निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसका क्या है? पूरा नाम है। प्लाज्मिड की खोज किसने की? तो वो किसने की थी? लेडरबर्ग ने। प्लाज्मिड की खोज किसने की? लेडरबर्ग। और सर्वाधिक कौन सा प्लाज्मिड है वहां के रूप में उपयोग में लिया जाता है? वो कौन सा आएगा? PBr 322। आगे कह रहा है जीवाणु कोशिकाओं में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाला गुणसूत्र द्विरज्जुकीय और वर्तुलीय DNA कहलाता है। यानी ऐसा जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाला द्विरज्जुकीय वर्तुल DNA जो होता है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा प्लाज्मिड। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज लेडरबर्ग ने की थी। आगे चलते हैं। आगे अपन देखें, अगला है अपना कि एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु। कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की जो प्रजाति है वो कौन कौन सी है? तो एक तो है TI टूमीफेसियंस, TI टूमीफेसियंस। एक है RI राइजोजीनस। एक कौन सी है? TRI राइजोजीनस। कह रहा है जेल विद्युत कण संचालन में कौन से जेल भरते हैं? तो उस जेल का नाम है एगारोज। उस जेल का नाम क्या है? एगारोज। अगला कह रहा है जैव विद्युत कण में DNA किसके अभिरंजित होते हैं? तो वो होते हैं इथियम ब्रोमाइड। किसके द्वारा होते हैं? इथियम ब्रोमाइड के द्वारा। अगला कह रहा है DNA पॉलीमेरेज को किससे प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं थर्मस एक्वेटिस जीवाणु के द्वारा। इसके द्वारा थर्मस एक्वेटिक्स जीवाणु के द्वारा। थर्मस एक्वेटिस जो जीवाणु है वो कितने डिग्री ताप पर जीवित रहते हैं? तो वो रहते हैं 75 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अगला ट्रांसजेनिक पादप किसको बोलेंगे? देखो सिंपल सी बात है कि वे पादप जिनमें वांछित लक्षणों के लिए बाहरी DNA क्या कर रहा है? बाहरी DNA प्रवेश करवाया जाता है। बाहर से कोई DNA प्रवेश करवाया जाता है तो वही क्रिया अपनी क्या कहलाती है? ट्रांसजेनिक पादप कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसजेनिक पादप कहलाती है। देखो वे पादप जिनमें वांछित लक्षणों के लिए बाहरी DNA प्रवेश के यानी अच्छे लक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर से DNA उनमें क्या स्थानांतरित करवाया जाएगा, तो प्रवेश करवाया जाएगा, वो तो फसल क्या कहलाती है या पौधे क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। अगला कह रहा है शॉटगन में कौन से कण काम लिए जाते हैं? तो वो सोने या टंगस्टन। सोने या जो टंगस्टन होते हैं उसके कण क्या लिए जाते हैं? काम लिए जाते हैं। लाइपोफेक्शन का विश्लेषण किसमें किया जाता है? या सॉरी किसने किया? लाइपोफिक्शन का विश्लेषण किसने किया? तो बोगेहम ने किया। कब? 1965 में। अगला आता है एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस को कोशिका संवर्धन में पहली बार कब स्थापित किया गया? तो कब किया गया? 1980 में। यानी इसकी बात कर रहा है सबसे पहले, जिसको अपन बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में है ये कह रहा है TI प्लाज्मिड कैसा DNA है? यानी TI जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा DNA होता है? तो वो होता है द्विरज्जुकीय। कैसा होता है? द्विरज्जुकीय DNA होता है। अगला कह रहा है TI प्लाज्मिड में कितनों संयोजनशील प्लाज्मिड होता है? तो वो कितने होंगे? 200 kb। एग्रोबैक्टीरियम को कितने पर रखने पर TI प्लाज्मिड का लेप हो जाता है? तो वो होगा 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने पर उसमें TI प्लाज्मिड का क्या हो जाएगा? लेप। उसके चारों लग जाता है वो। TI प्लाज्मिड का कार्य क्या है? ये जो कार्य है अर्बुद निर्माण का, या अपन बोलेंगे किरीट पिटिका का, किरीट पिटिका का निर्माण करता है। TRI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड का कार्य देखो अर्बुद निर्माण का, RI प्लाज्मिड का कार्य क्या? रोमिल मूल का, यानी जड़ों के निर्माण में सहायक होगा। एग्रोबैक्टीरियम संक्रमण के दौरान TI प्लाज्मिड का वह खंड जो पादप कोशिकाओं में लिपित या प्रतिलिपित करता है वह कहलाएगा tDNA। यानी tDNA का अर्थ होता है ट्रांसफर DNA, स्थानांतरित DNA कहलाता है।
टीडीएनए का माप कितना होता है? तो 25 केबी। यहां ध्यान रखना, टीआई प्लाज्मिड का पूछे तो 200 केबी, और यहां पर टीडीएनए का कितना होगा? 32 केबी। टीडीएनए के दोनों सिरों पर कितना पुनरावर्त अनुक्रम पाए जाते हैं? तो 24 बीपी पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे? 24 बीपी। फूलगोभी मोजेक वायरस किन पादपों को संक्रमित करता है? तो यह हमेशा द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनको क्या करता है? संक्रमित करता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि तंबाकू मोजेक जो वायरस होता है, तंबाकू मोजेक जो वायरस होता है टीएमई, वो होता है कैसा? जीनोम, उसमें क्या पाया जाएगा? जीनोम आरएनए पाया जाता है। ब्रोमोमोजेक वायरस यानी बीएमवी किन कुल के पौधों में होता है? तो ये ज्यादातर ग्रेमली कुल के या पोएसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें सर्वाधिक होता है। अगला कह रहा, कृत्रिम रूप से तैयार न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा अनुक्रम जो पूर्ण रूप से गुणसूत्रों की तरह व्यवहार करता है, वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम गुणसूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृत्रिम गुणसूत्र कहलाएगा। यानी कृत्रिम रूप से तैयार कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जो गुणसूत्रों की तरह ही कार्य करता हो, तो वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम गुणसूत्र कहलाता है। अगला कह रहा है कृत्रिम गुणसूत्र के उदाहरण लिखिए। तो ये उदाहरण है YAC ईस्ट और BAC बैक्टीरिया। द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादपों के नाम तो तंबाकू और मटर। द्विबीजपत्री जो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनका उदाहरण कौन है? तंबाकू और मटर। अगर पूछे ट्रांसजेनिक जो पौधे होते हैं उनमें एक बीजपत्री कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे चावल और राई। कौन से होंगे? चावल और राई होंगे। अगला कह रहा है mRNA के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनने वाले डीएनए क्या कहलाते हैं? cDNA। यह ध्यान रखना, mRNA के रिसीव ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनने वाले डीएनए क्या कहलाएंगे? cDNA। और इस cDNA को जहां पर देखो ये कह रहा है जिस क्षेत्र में cDNA को संग्रहण किया जाता है वो क्या कहलाएगा? cDNA लाइब्रेरी। क्या कहलाएगा? cDNA लाइब्रेरी। अगला कह रहा है किसका प्रयोग करके mRNA व cDNA को बनाया जाता है? अभी तो देखा अपन भाई cDNA किसके द्वारा बना? mRNA के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। तो अपन बोलेंगे, देखो इसमें क्या कहा कि ये कह रहा है किसका प्रयोग करके mRNA व cDNA को बनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा बनाएंगे अपन? रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। आगे जो अपन क्वेश्चन है कि ये कहता है कि बीटी का पूरा नाम तो बेसिलस थुरिजेंसिस क्या होता है? बेसिलस थुरिजेंसिस होता है। मक्का में कौन से अमल स्थानांतरण करवाकर ट्रांसजेनिक मक्का बनाई गई? यानी मक्का में ऐसे कौन से बोलेंगे कि अम्लों को स्थानांतरित करवाया गया है जिससे वो क्या बने? ट्रांसजेनिक पौधे बने या मक्का बनी। तो कौन सा आएगा? लाइसिन अमीनो अम्ल। कौन सा अम्ल? लाइसिन अमीनो अम्ल। अगला कह रहा है पादप उत्तकों, अंगों या कोशिकाओं को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके या संवर्धित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पादप उत्तक संवर्धन। सीधी सी बात है, कोई पौधा है, उस पौधे के उत्तक या उसके अंग या कोशिका उनको क्या करेंगे? कृत्रिम संवर्धन, यानी ऐसा माध्यम जिसमें लवण हो, विटामिन हो, अमीनो अम्ल हो, हार्मोन हो, पोषक तत्व हो, उसमें अपन संवर्धित करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? उत्तक संवर्धन या पादप उत्तक संवर्धन कहलाती है। ये तो देखो क्रिया है। अगर पूछता क्षमता तो वो कहलाती है टोटियोपोटेंसी। क्या कहलाती है? टोटियोपोटेंसी। आगे उत्तक संवर्धन को आरंभ करने के लिए काम में लिया गया भाग वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट या कर्तोतक। यानी अपन ने ये कोई मीडियम था, उस मीडियम में पौधे का जिस भी भाग को निकाल कर रखेंगे या पौधे की कोशिका है, देखो इसमें जैसे अंग है, कोशिका है, उत्तक उसको ले जाकर उसमें डाला जाता है, वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लांट या फिर क्या कहलाएगा? कर्तोतक। क्या कहलाएगा? कर्तोतक। ठीक है, क्या कहलाएगा? कर्तोतक कहलाएगा। आगे देखो क्या है? कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करने के बाद कोशिका विभाजन से बना अद्वितीय या अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा? केलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केलस कहलाएगा। ऐसे भी ध्यान रखना, पौधों का या जड़ तना पत्तियों का अविभेदित भाग हमेशा क्या कहलाता है? केलस कहलाता है। अगला कह रहा है कोशिका भित्ति रहित, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकाएं कहलाएंगी क्या? जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। अर्ध परिपक्वन या परिपक्वरण
देखो यह कह रहा है अर्ध परिपक्व यानी आधा पका हुआ, परिपक्व है भ्रूण यानी पूरी तरह से पका हुआ बीज के अंदर जो पाए जाने वाला भ्रूण को बीजों से पृथक, यानी ये बीज होता है, बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण। तो ये कह रहा है बीजों से उसको भ्रूण को अलग करके संवर्धन माध्यम में संवर्धित करेंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण कहां पाया जाएगा, बीज में, चाहे अपरिपक्व हो चाहे परिपक्व, उसको निकाल कर अपन क्या करेंगे, माध्यम जो कृत्रिम माध्यम होता है उसमें स्थानांतरित करवाएंगे, और जो करवाने की जो क्रिया है वो अपनी क्या कहलाती है, भ्रूण संवर्धन कहलाती है, एम्ब्रियो कल्चर। आगे इसमें देखते हैं कि अगर भ्रूण ने ले जाकर अपन क्या करें, पराग कणों को जो पौधे के, देखो ये पौधा होता है, ठीक है, ये इसके पुष्प की संरचना है इस तरह की, ठीक है, पुष्प की संरचना, यहां पर पराग कण होते हैं, क्या होते हैं, नर पराग कण यहां पर और मादा के स्टाइगा पर, ये इससे पाए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि पराग कणों को, यानी इन पराग कणों को निकालकर कृत्रिम माध्यम में संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित कर अगुणित पादप प्राप्त करना, वो क्या कहलाएगा, पराग संवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पराग संवर्धन कहलाएगा। इन पराग कणों के द्वारा अपन नया पौधा तैयार करना हो कृत्रिम माध्यम में रखकर, तो वो क्या कहलाएगा, पराग संवर्धन कहलाएगा। आगे ये कह रहा है पादप के विभज्योतिक क्षेत्र का कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धन करना कहलाता है, तो विभज्योतिक संवर्धन कहलाता है। अब विभज्योतिक अपन क्या बोलते हैं कि ये कोई पौधा है, इस पौधे का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, वही शीर्ष भाग कौन सा होता है, विभज्योतिक क्षेत्र, मेरिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, मेरिस्टम बोलते हैं, तो मेरिस्टम कल्चर बोला जाएगा। और ध्यान रखना इससे जो पौधे प्राप्त करेंगे वो कैसे होते हैं, वायरस मुक्त। कैसे होते हैं, ये वायरस मुक्त या वायरस रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। अगर किसी पादप कोशिका के संवर्धन से पूर्ण पादप बनाने की क्षमता, अभी पहले बताया था मैंने, क्रिया होती तो क्या कहलाता, पादप ऊतक संवर्धन कहलाता, और बनने की क्षमता क्या कहलाती, पूर्ण शक्ति, या अपन बोल सकते हैं टोटियो पोटेंसी, टोटियो पोटेंसी क्या कहलाएगी, टोटियो पोटेंसी, यानी पौधे के किसी एक भाग को लेंगे और उस एक भाग को लेकर कृत्रिम माध्यम में रखा जाएगा, और कृत्रिम माध्यम में रखकर उसको संवर्धित किया जाएगा, तो उससे नए पौधे बनने की क्षमता, या मैंने क्या बोला, क्षमता, अगर क्षमता होगी तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण शक्ति या टोटियो पोटेंसी कहलाएगी, और बनने की क्रिया वो क्या कहलाएगी, पादप ऊतक संवर्धन कहलाएगी। वे पादप पदार्थ जिनमें पादप ऊतकों, अंगों और कोशिकाओं को या कोशिकाओं के संबंधित किया जाता है, संबंधित नहीं, संवर्धित क्या आएगा, संवर्धित किया जाता है, वो क्या कहलाएंगे, पोषक पदार्थ कहलाएंगे। यानी जिस माध्यम में रखा जाता है पौधे के एक्सप्लांट को, कर्तोतक को, ठीक है, तो जिसमें रखा जाएगा वह माध्यम क्या कहलाए, पोषक पदार्थ, जिसमें अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन, ये सब पाए जाते हैं, उसमें पोषक तत्व सभी होते हैं, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि भ्रूण संवर्धन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो वो किसने की थी, हेनिंग ने, कब, 1904 में। भ्रूण संवर्धन के प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेबक ने 1925 और 29 में। फिर कह रहा है भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किस कुल के पौधों के द्वारा की गई थी, सर्वप्रथम, तो पौधे कौन से आएंगे, रेफेस या कुर्सी फेरेसी, कुर्सी फेरेसी, यानी कुर्सी फेरेसी या कुर्सी फेरी कुल के जो पौधे होते हैं उनसे शुरुआत की गई थी। अगला कह रहा है पराग कणों का संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया, तो सतीश चंद्र महावेस्त्री और शिप्रा गुहा मुखर्जी द्वारा कब किया गया, 1946 में। कब किया गया, 1946 में किया गया, ठीक है, इसको अच्छे से देख। अगला है पराग कणों का संवर्धन किस पादप पर किया गया। पराग कणों का संवर्धन, देखो अगर आप भ्रूण संवर्धन की बात कर रहा था तो कौन से, कुर्सी फेरिकुल के आते थे, कौन से आते हैं, कुर्सी फेरिकुल के, परंतु यहां पराग कणों की बात की तो कौन सा आएगा, धतुरा इनाक्सिया, धतुरा इनाक्सिया जो होता है उससे शुरुआत की गई थी। सामान्य प्रोटोप्लास्ट का केंद्रक विहीन प्रोटोप्लास्ट से संलयन करवाने पर उत्पन्न संतति ये क्या कहलाती है, हाइब्रिड कहलाती है। ये एक नंबर की डेफिनेशन ऐसी की ऐसी पूछी जाती है। सूक्ष्म जीव, दही बनाने की प्रक्रिया में किसका योगदान होता है, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव कौन सा था, लैक्टोबैसिलस था। आगे कह रहा मेरिस्टेम संवर्धन के लिए पौधे का कौन से भाग काम लिया जाता है, मैंने शुरुआत में मेरिस्टेम यानी विभज्योति की, क्या बोलेंगे,
विभज्योतिकी। विभज्योतिकी भाग मेरिस्टम यानी शीर्ष भाग काम में लिया जाए, जिसको कगस्थ भाग भी बोला जाता है। बीटी कपास किस कीट को मारने के लिए किया गया था? आपको पता है, गुलाबी सुंडी। किसमें? कॉटन में, पिंक बोलवर्म के लिए। अगला कह रहा है बार्नेज और बस्टर जीन किस जीवाणु से ली गई है? तो वो है बेसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। अमाइलोलिक्विफेशियंस इस जीव से ली गई थी। कौन सी? बर्नेज और बस्टर जीन। अगले कह रहा है अपरिपक्व भ्रूण को पौधे से निकालकर पात्रे संवर्धन करने से किसकी बचत होती है? ये संकरित भ्रूण की। अंकुरित आएगा यहाँ पे, संकरित नहीं, अंकुरित भ्रूण की। अंकुरित भ्रूण की किसकी होगी? अंकुरित भ्रूण की। अगला कह रहा है काई की एक क्लोनीय विविधता के द्वारा उत्पन्न शकरकंद की वैरायटी कौन सी है? तो स्कारलेट। कौन सी है? स्कारलेट। अगुणित पौधे प्राप्त करने के लिए पौधे के किस भाग का संवर्धन किया जाता है? अगर अगुणित पौधा है तो अपन परागकोश या अंडाशय का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। परागकोश या अंडाशय का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग का संवर्धन करके वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं? तो पहला ही बता दिया, विभज्योतिकी या शीर्ष मेरिस्टम भाग के द्वारा अपन वायरस रहित पौधे तैयार करें। जेनेटिक रूपांतरण फसल कौन सी है? बीटी कपास, जिसमें बेसिलस थोरिजिन से जीवाणु पाया जाता है। किसके लिए? गुलाबी सुंडी नियंत्रण के लिए या पिंक बोलवर्म कीट नियंत्रण के लिए। ब्रोम मोजेक वायरस के जीनोम के खंड कितने होते हैं? 3 खंड होते हैं। और अब पूछे जो ब्रोम मोजेक वायरस है ये कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है? तो अपन बोलेंगे पोएसी या ग्रेमिनी। पोएसी या ग्रेमिनी कुल की जो फसल होती है उनको क्या पहुंचाता है? ये नुकसान पहुंचाता है। पूछा जय किसान किसकी वेरायटी है? सरसों की। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? पूछा जय किसान का बायो 902। क्या है? बायो 902। ट्रिटिकल को किससे प्राप्त किया जाता है? तो ट्रिटिकम और सिक्कल के संक्रमण से। या ट्रिटिकल यानी गेहूं और सिक्कल यानी राई, इन दोनों के क्रॉस से क्या किया गया है? इसको तैयार किया गया है। संभावित कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में देखते हैं अपन। संभावित क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी को परिभाषित करके विभिन्न चरणों का नामांकित चित्र बनाइए। टीआई प्लाज्मिड की संरचना का सचित्र बनाइए। जैव प्रौद्योगिकी की कृषि में कोई 2 महत्व लिखिए और उत्तक संवर्धन के कृषि में कोई क्या बताइए? 2 महत्व बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार मैं शुरुआत से वापस ले रहा हूं, आप चाहो तो इनका 1-1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, ले लिया होगा आपने। अगली स्लाइड, उससे अगली स्लाइड, उससे अगली स्लाइड, आगे। यहां तक के समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर करें और आप भी अपनी इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।